अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज की हमारी टॉप स्टोरी पंजाब खान का हुआ कि नहीं हुआ। लाहौर में जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इख्तिताम पजीर हो गया, और लेकिन उसमें जो सबसे बड़े स्टार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, वो पहुँच ही नहीं पाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने खिताब किया और हमाद अजहर ने। हमाद अजहर का खिताब क्या खिलाफ वर्जी थी उस मुआहदे की या नहीं, जो लोकल इंतजामिया और PTI के दरमियान हुआ, इस पर पता चल जाएगा कुछ देर में। लेकिन जो लेटेस्ट हमें इतलात आ रही हैं उसमें मुतज़ाद इतलात हैं। PTI वाले कह रहे हैं जलसा हमारा कामयाब रहा, लेकिन पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत, आज़म तारड़ साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं जलसा नाकाम तरीन हुआ है और सख्ती से अता तारड़ साहब, तो उसमें उन्होंने कहा सख्ती से हम निपटेंगे अगर कोई भी हंगामा करने की कोशिश की गई। जलसा तो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा सा उनका ताल्लुक़ सबके साथ ही है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। यू आर द बेस्ट पर्सन टुडे टू डिस्कस दिस जलसा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि पहली बात तो ये बताइए आप क्यों नहीं गए, क्यों आपको बुलाया नहीं गया? या नहीं, मैं तो पिंडी में गया था। आज मेरी एक्चुअली था एक शादी थी मेरे करीबी अजीज़ की, इस वजह से मैं निकल नहीं सकता था यहाँ से, पहले से तय थी। आपके करीबी अजीज़ की शादी और शेर अफजल मरवत वो बीमार हो गए, उन्हें कोरोना हो गया, बीमार हो गए होंगे ऐसे। अली अमीन गंडापुर पहुंच नहीं पाए। देखिए हमारे लिए जलसे तो नहीं हो रहे ना, जलसा तो देखिए इमरान खान के साथ लोगों की जो मोहब्बत है, जो इश्क है, जो इस वक्त वालिहाना अकीदत है, उसका एक और इजहार है आज का जलसा। लेकिन लाखों लोग जो हैं वहाँ पे पहुंचे हैं, जबकि कोई लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको सुनने के लिए लोग। वालिहाना अकीदत फर्ज करें हो गई, इससे क्या फ़ायदा होगा खान साहब को या PTI को? पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो अपनी आवाम से मोहब्बत पे ही चलते हैं ना। आई थिंक द पॉलिटिशियन को मोहब्बत ही मिलती है लोगों की, जो असल एसेट है, और आज इमरान खान को वो एसेट हासिल है पाकिस्तान के अवाम का। आज इतना बड़ा कंसेंसस पाकिस्तान में जो आज इमरान खान के ऊपर है, मेरा नहीं ख्याल कायदे के बाद किसी लीडर पे हुआ। खान साहब के साथ जो मोहब्बत है लोगों की उस पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो उन्होंने जो नफरत फैलाई है दूसरों के बारे में, इस वजह से उनके लिए मोहब्बत बढ़ी है। मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जो है, जितनी इमरान खान के ख़िलाफ़ यहूदी लॉबी है, फलानी है, इमरान खान ने तो वो जवाब उतना दिया ही नहीं। वो तो इत्तेहादी हो गए PTI के। अब तो वो इधर आ गए ना। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पोजीशन चेंज की है, मौलाना PTI ने भी की है, PTI भी डीजल कहती थी। तो उनके साथ कौन सा जमीन का झगड़ा था, सियासत के झगड़ा है ना। लेकिन ये अच्छी बात आ गया, इससे नफरतें तो फैली ना। नहीं, कोई नहीं फैली। उधर नून लीग आजकल क्या कर रही है, इद्दत जैसे केस जो पार्टी बना रही है, इससे पहले भी क्या बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इन्होंने जो तस्वीरें जब फेंकी थी जहाज़ों से, नुसरत भुट्टो के ख़िलाफ़, इन जितने घटिया टैक्टिक तो किसी ने नहीं। ये बताइएगा जो आप JUI कह रहे हैं PTI करीब आ गए हैं, इसी तरह क्या यही स्पिरिट PMLN के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है PTI की? देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान को तो इधर ही बढ़ना चाहिए। ये जो बातें आपने की हैं अभी, जितनी आपको PTI को तकलीफ हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत से या उनके इक़दाम से, इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि यही रास्ता है? उन्होंने बदलना है ना। देखिए ना, दो ही रास्ते हैं, या तो आप आइन को जो है ताली से दोनों हाथों से बचती है। नहीं, दोनों हाथों से ही बचनी चाहिए। मैं उन्हें सिर्फ क्यों बदलना? 100% इमरान खान को भी स्पेस देनी है, कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, बात यह है कि आपके पास रास्ता क्या है। आपके पास रास्ता यह है कि आप जो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हुकूमत सब कुछ है, एक तरीका यह है जो ये कर रहे हैं नॉन लीग पीपल्स पार्टी। दूसरा तरीका यह है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो, जिसमें इमरान खान ये स्पेस दें नवाज शरीफ को और जरदारी साहब को, और नवाज शरीफ जरदारी जो है वो इमरान खान को स्पेस दें, और उसमें ज़ाहिर फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब, ये लोग भी बैठे और इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, और हम एक नतीजे पे पहुँचें कि हम आखिर पाकिस्तान को आगे क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान का सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हुकूमत कैसे बनानी है। हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी इंटरनेशनल रेलिवेंस ख़त्म हो गई है USSR के बाद। हमने अपनी क्या नई रेलिवेंस अपनी क्या बनानी है दुनिया में, नई हमारी दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है, ये भी तय करना है। लेकिन खान साहब तो ये बैठना नहीं चाहते, वो कहते मैंने बात करनी थी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट। नहीं बैठे थे पहले, अब तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं बात करना चाहते। नहीं, पहले बैठे थे। जब आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे थे उसको, वफद को,
अली ज़फ़र और मैं, उस वक्त भी खान साहब ने पहले यही कहा था कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन आखिर में बैठे हम। अब भी बैठेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके ख्याल में बैठेंगे? 100% बैठेंगे, कोई इशू आप नहीं। ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं इस बुनियाद, मैं पिछले अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। और दूसरा देखें, आपने कुछ माहौल भी तो क्रिएट करना है ना। आई थिंक जो राना सनाउल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, टू बी फेयर विद राना सनाउल्लाह, ही इज़ द वन मैन जो इस वक्त कोई अकल की बात अगर कोई कर रहा है इस हुकूमत में और जिसको सुनना चाहिए, वो राना सनाउल्लाह को सुनना चाहिए। आप बड़े पॉजिटिव आज महसूस हो रहे हैं इस बारे में। देखिए, बात यह है कि अब सार साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि दो ही तरीके हैं ना। एक तरीका तो यह है कि पीटीआई भी यही फैसला कर ले कि हमने कोई बातचीत नहीं करनी, हमने बांग्लादेश मॉडल के ज़रिए हुकूमत लेके आनी है अपनी। हम गलियों में जो है वो लोग निकलेंगे, हज़ारों लोग जाएंगे, वो कब्ज़े कर लेंगे, फिर ये होगा वो होगा। उसमें प्रॉब्लम है, इसमें पीटीआई को कुछ नहीं मिलना। अगर ये आपकी बात, आपका इस पे यकीन है? उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। यहाँ पे जो फैक्शनलिज्म है इस वक्त, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म है इस वक्त, उसके नतीजे में अजनबी चेहरे पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। नहीं फवाद, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जब शिबली फराज को सुनता हूँ, जब मैं शेर अफजल मरवत को सुनता हूँ, जब मैं वो रऊफ़ हसन को सुनता हूँ, जब मैं वो मैं आप ही हैरान हूँ, आप इनको सुनते हैं, इनको घर वाले नहीं सुनते। ये लीडर है। नहीं छोड़ दें इनको। आप वो कह रहे हैं जी हम तो यहाँ खूब। अच्छा नहीं छोड़े, इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी कोई नहीं। ये लोग सिर्फ एक ही आप सिंपल सुना, आप इमरान खान की अडाला में गुफ्तगू सुना करें, बाकी इसको छोड़ देंगे। उनकी गुफ्तगू जो अडाला से आ रही है, हाँ वो सुने, वो सुन रहा हूँ। नहीं आप उसमें भी बहुत सख्ती है। नहीं, लेकिन देखें ना, इमरान खान ने 4 हफ्ते पहले सख्ती नहीं थी। उन्होंने कहा मैं एक आदमी मैं अपॉइंट कर देता हूँ, एक दूसरा अपॉइंट कर देते हैं और हम आपस में गुफ्तगू करें। आपने जब दूसरी तरफ से सभी आपने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, जब दूसरे ताली ही नहीं बज रही तो वो क्या करें? एक दामाद होंगे तो वो और आगे जाएंगे ना। इमरान खान के पास इस वक्त क्या है? एसेट उनकी पब्लिक सपोर्ट है उनका। इमरान खान ने आज तक कभी पब्लिक की जो एक व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, उससे हट के सियासत नहीं की। इमरान खान ने हमेशा लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखा है, टू गिव हिम द क्रेडिट। वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा आपको एक माहौल क्रिएट करना है, और माहौल में जिस तरह मैंने आपको कहा, राना सनाउल्लाह कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ और लोग भी मिलने चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब तो कर रहे हैं ना कि एहसन इकबाल और ख्वाजा आसफ को कह दिया कि आपने स्पॉइलर का रोल अदा करना है, और राना सनाउल्लाह को कह दिया कि आप ज़रा। ये तो हर सियासी बात है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, जैसे आप इस वक्त स्पॉइलर का रोल नहीं अदा कर रहे, लेकिन आप पीटीआई में हैं। देखें, मेरा इस वक्त पीटीआई में होना ना होना मेरा इशू ही नहीं है। मैं तो ज़ाहिर पीटीआई में हूँ, वरना मैं वज़ीर होता। मेरे लिए क्या प्रॉब्लम था? मैं आईपीपी में जाता, मेरा हल्का शायद वायद था जहाँ उनको फॉर्म 47 भी ना कर देना पड़ता, मैं फॉर्म 45 पे जीत जाता और मैं वज़ीर भी बन जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, वो इमरान खान के लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो पाकिस्तान के अवाम हार जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का अगर सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी कोई है तो वो इमरान खान है। लिहाजा नॉट विद स्टैंडिंग आप पीटीआई में हो ना हो, इमरान खान को जितवाना ज़रूरी है। नहीं, इमरान खान को जितवाना तो ज़रूरी है, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं उन पे, क्या केस? 190 मिलियन पाउंड का केस है। ये देखें, ये केस बने, यही बात है ना कि ये फिर चीज़ें कैसे दबाई जाएंगी। 9 फरवरी 9 मई, ये सारा कुछ कैसे पीछे रहेगा? भूल के आगे चलते हैं और क्या आगे आसान है? नहीं, आसान नहीं है, दोनों के लिए नहीं है ना। फिर ये ना करे जो 2 साल में पीटीआई के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ है, हमने भी तो भूलना है ना थोड़ा बहुत। नहीं, लेकिन हमारे लिए भी तो भूलना बड़ा मुश्किल है जो हमारे साथ हुआ। आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आपने भी तो बुरा किया ना अपने 3.5 साल में। अभी देख लें, अभी जो 11 साल हो गए आपकी हुकूमत को, केपी में, केपी के चीफ मिनिस्टर पिछले 7-8 महीने से क्या कर रहा है? जलसे और जलसों में जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, उससे बेहतरी तो नहीं आएगी। नहीं, केपी के चीफ मिनिस्टर को लोगों ने वोट इसलिए दिया, जुबान की वजह के लिए वोट थोड़ा ही दिया। किसकी वजह से? गवर्नेंस के लिए वोट तो नहीं ना दिया। केपी के अवाम ने गवर्नेंस के लिए वोट नहीं दिया। केपी के अवाम ने सिर्फ एक काम के लिए वोट दिया, और वो है कि इमरान खान को बाहर निकालो। नहीं तो अली मीन गंडापुर निकाल लेगा बाहर इस तरह? कोशिश तो कर रहे हैं। जो ये जो गालियां निकाल के बाकी कौन सा बड़े को फूल गिरा रहे हैं, वो तो गालियां ही दे रहे हैं ना। दूसरों ने तो मार मार के असर कर दिए, लोगों को उठा के उनको जो है वो तशद्दुद करके, बर्बरियत फस्तायत करके जेलों में डाल के। 15 दिन को खान साहब को बाहर निकालूंगा, मैं खुद जाऊंगा, सीने पे गोली खाऊंगा। पॉलिटिकल वो जलसे भी नहीं पहुंच सके। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए आवाम को गुमराह करना। गुमराह कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, तशद्दुद पे उकसाना कर रहे हैं। तशद्दुद पे किसने उकसाया? यही मैं गोली खाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा, जिहाद है ये क्या तशद्दुद नहीं? और क्या? नहीं, कोई तशद्दुद नहीं है। यही जलसों में तकरीरें यही होती हैं, और वहाँ पे क्या। अच्छा, ये बताइए कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो आपका नया अलायंस चल रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, अभी अलायंस बना नहीं है, और ये भी पीटीआई का एक बहुत बड़ा, आई वुड से, पॉलिटिकल फेलियर है।
पीटीआई के जो 2-3 चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकामी रही है, उसमें पहले तो ये था कि जो तहरीक थी वो 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी। हम सब लोग जेलों में थे। 9 फरवरी वो दिन था जब तहरीक होनी चाहिए थी, जब ये हमारा जो मैंडेट था वो आंखों के सामने चोरी हो रहा था। फिर वो नहीं हुआ, फिर वो चट्टाई की स्टेटमेंट आई, फिर सब कुछ एनीवे। और आखिरी जो मेरा ख्याल है फेलियर है वो ये है कि ना सिर्फ ये कि हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलाइंस नहीं कर पाए, आप जमात इस्लामी और जीडीए को जो है वो आप अपनी उसमें नहीं ला सके। एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस इस वक्त अहम तरीन है अगर हमने आइन को बचाना है। आइन बचेगा ही नहीं अगर ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस ना बना दो। और मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं और उन्होंने अपना आप इस कार्ड्स पे बाद में भी कायम रहेंगे? नहीं, अगर वो मेरी पोजीशन से हटेंगे तो मैं तनकीद करूंगा। तो आप फिर उन्हें जहांदीदा सियासतदान नहीं समझेंगे? मेरी पोजीशन पे होंगे तो मैं करूंगा ना। मैं क्यों ये तो फिर उसूली बात ना होगी। उसूली क्या? ये तो कि माई वे और द हाईवे। नहीं, ऐसा पीटीआई का वतीरा ही है। नहीं अफसार साहब, ऐसा है नहीं। इशू ये होता है कि सपोर्ट और पोजीशन इश्यूज पे होती है, पर्सनालिटीज का इशू नहीं है। आज अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन रिग्ड था, अफगानिस्तान के ऊपर उनकी एक पोजीशन है, उनकी ऑपरेशन के ऊपर एक पोजीशन है, जो पीटीआई की और उनकी एक पोजीशन है जो आपस में मिलती है। सो इश्यूज़ के ऊपर आप साथ हैं। इश्यूज़ के ऊपर आप साथ नहीं होंगे, वो जरदारी साहब को नवाज शरीफ के साथ चले जाएं इश्यूज़ के ऊपर, तो हमारी क्रिटिसिज्म होगी। लेकिन आपने अभी कहा कि वो रिग्ड इलेक्शंस कहते हैं जी, मौलाना फजलुर रहमान, उनको सबसे ज़्यादा रिगिंग जो है एतराज़ात वो तो केपी में है, वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, उसकी सीटें ज़्यादा हैं। वो कहते हैं पीटीआई के हक में रिगिंग। तो फ़र्क है ना, फ़र्क है। पीटीआई ये कहती है कि आप केपी में भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, आप कराएं। हम कहते हैं पंजाब में भी करा लें, सिंध में भी करा लें। पंजाब के ट्राइब्यूनल्स खुल जाते हैं, नून लीग इक़्तिदार से बाहर हो जाती है। जितने खुले हैं उसमें तो अभी तक पीटीआई को कोई फायदा ही नहीं, एक भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं खुला। अब देखिए अभी एक बाई इलेक्शन हुआ है जनूबी पंजाब में, क्या बना वहाँ पे? पीटीआई का बंदा कितनी बुरी तरीके से नहीं, बाई इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा चले, अब ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा 9 फरवरी को तहरीक चलनी चाहिए थी, हम लोग तो अंदर थे, आप तो गिरफ्तार थे और भी लोग गिरफ्तार थे। कौन थे बाहर जो तहरीक चलाते? ये सारे लोग अभी लीडरशिप है। उस वक्त जो हामिद खान साहब थे या अपना ये शिबली साहब थे या जो भी लोग उस वक्त बाहर थे, उस वक्त जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें लोगों को मना नहीं ना करना चाहिए था। लोग तो कह रहे थे तहरीक चलाते, इन्होंने मना किया, इन्होंने मना किया, बड़ा नुकसान। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, रऊफ हसन, हामिद खान। लेकिन 4-5 लोग हैं ना जिनका एक्सेस है। गौहर का एक्सेस है, जाहिर है। अब सलमान का अब एक्सेस शुरू हुआ है, उसके बाद शिबली का है, रऊफ हसन का है, ये जो हामिद खान का था उससे पहले। तो ये 3-4 लोगों का एक्सेस था और जाहिर है कि उस तहरीक ना चलाने का बहुत नुकसान हुआ। आप समझते हैं कि इन लोगों की वजह से उस वक्त तहरीक नहीं चली? इन्होंने मना कर दिया ना, मना कर दिया नहीं चलानी। तो ये उस वक्त तो जनरल फैज़ भी गिरफ्तार नहीं थे। फैज़ साहब का क्या फ़र्क पड़ा? ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, बहुत सारी जो इतलात आ रही हैं वो तो ये है कि फैज़ साहब पीछे बहुत कुछ कर रहे थे। यार जेड़ा बंदा थले चला जाता ना पीछे पै जाते तो वो आपके ख्याल में फैज़ साहब नहीं चला रहे थे? कैसे चला सकते हैं? इसके लिए तो रिटायरमेंट से डर लगता है। इस पे हमारा कंसेंसस शायद ना हो पाए। तो अब आप इसका मतलब पूरी उम्मीद है कि जब तक ग्रैंड एक डायलॉग नहीं होता तमाम सियासी कुव्वतों में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, अगर ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा ना तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको लगता है कि इमरान खान आके इनके साथ वही ज़्यादतियाँ करेंगे जो इन्होंने उनके साथ की, उससे ये उनको स्पेस नहीं देंगे। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि जब तक हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते और एक दूसरे की बात को समझ के आगे चलने की कोशिश नहीं करते हैं, पाकिस्तान फंस गया है। एक तरफ जो है वो आपका एक तरफ आपकी देखो ना, एक आप जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है, मतलब अभी आपने सुना ही नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब को किसी यूरोपीय यूनियन का, यूके के किसी बंदे ने जो है वो फ़ोन किया। प्रिंस चार्ल्स ने अभी जाके उनको किया है, जहाँ पे उन्होंने किंग चार्ल्स ने उन्होंने किया। उसके अलावा कभी किसी डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर की उनको कॉल ही नहीं आई, ना किसी दौरे पर उनको बुलाया गया। उसके बाद दूसरी आपके चाइना के साथ हालात आपके सामने हैं, अरब के साथ आपके हालात सामने, अमेरिका के साथ हालात, नॉट विद स्टैंडिंग दैट। उसके बाद आप बलूचिस्तान को देखें, आप केपी को देखें, आप पंजाब को देखें, आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में खेल रहे हैं इस वक्त। और तीनों पार्टीज को ज़रूरत है एक दूसरे को खुदा के लिए कुछ स्पेस दें एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत पॉजिटिव नोट पे फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने जो बातें की। आई होप के तमाम सियासी जमातें इनको समझेंगी और इस पर अमल करेंगी। और हमें ज्वाइन किया है बिलाल अजहर कियानी साहब ने, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम अफसार साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। आप लाहौर में हैं, तो जलसा फिर कामयाब करवाया आपने खान साहब, लाहौर खान साहब का हुआ या नहीं हुआ आज? जी अफसार साहब, एक तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जलसा तो जी जलसी की सूरत आपने देखा इख्तियार की है उसने। और एक हमारा जो एक वर्कर कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं उससे भी कम तादाद के लोग आए हैं। तो देखा है आपने, आज शाहराएं भी खुली हुई थी, सड़कें भी खुली हुई थी, इन्होंने सारा जोर भी लगाया। और जिस तरह का इनको आवाम ने रद्द किया है वो आपके सामने, एक बिलो एवरेज जलसा लाहौर में, वेल बिलो एवरेज जलसा आपने लाहौर में देखा। सारी रुकावटें, कोई भी रुकावट ना होने के बावजूद। तो यही हम कहते आए हैं, हम कहते थे ये अपना शौक पूरा करें, हकीकत सामने आ जाएगी और वही हुआ है जी। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत रुकावटें खड़ी की हैं, इसलिए लोग पहुंच नहीं सके। टाइम बहुत कम था, 3 से 6 बजे तक, तो मुश्किल था इसमें सारा कुछ ये पहुंचना लोगों का। नहीं सर, देखिए सुबह से इनकी तादाद, बल्कि मैंने तो देखा है, जितना मैंने देखा है कि पहले ही तादाद कम थी 3 4 5 बजे, और 6 बजे से पहले तो इनकी तादाद और कम होनी शुरू हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि रुकावटें तो कोई भी नहीं थी। आप कोई भी चैनल की देख लें, आप कहीं पे भी देख लें, पूरा दिन आपने देखा कि लाहौर के रास्ते खुले रहे। पूरा दिन आपने देखा कि कहीं कंटेनर आपको नजर नहीं आए। पूरा दिन आपने देखा कि मेन शाहराएं, चाहे वो जीटी रोड थी, चाहे वो मोटरवेज थे, अब हर रास्ता खुला रहा है। चाहे वो लाहौर सियालकोट मोटरवे था, चाहे वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे था। एक पॉइंट आप बता दीजिए कहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू कंटेनर की ये इस तरह है की कहीं रुकावटें नजर आई हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मीनार पाकिस्तान पे आप करने देते तो कामयाब होता। अब काना बहुत दूर दूर है लाहौर से, मेन लाहौर से, तो लोगों का वहाँ पहुँचना मुश्किल था, इसलिए लोग कम पहुँचे। नहीं सर, देखिए फिर ये तो अगर मगर में जो कुछ है, ये तो आप आ जाए ना। बुनियादी बात ये है कि जनाब ठीक है, आपने इतना बड़ा ठीक है। मरकजी जलसा अनाउंस किया, आपने कहा जी हम लाहौर में, हमारी बड़ी तादाद है, मगर बुरी तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से पिटे हैं, फेल हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से इनके 100 करोड़ नामवर लोगों ने काफिलों की सूरत में लोगों को लाने की कोशिश की है। रास्ते भी खुले रहे हैं, ना लाहौर निकला, ना लाहौर के बाहर से लोग आए। कोई 15 लोगों के साथ आ रहा है, कोई 20 लोगों के साथ आ रहा है। ना लाहौर ने इनको रिस्पॉन्ड किया, ना बाकी मुल्क ने किया। और आपके सामने है कि एक नाकाम सा एक जलसा हुआ। और सारा इनका जो हम कहते आते थे कि ये तो पुरअमन जलसे करने वाली नहीं, पुरअमन जलसा कर लेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। और बिल्कुल वही हुआ है जी, इन्होंने शौक भी पूरा किया है और आवाम ने इनको जवाब भी दे दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड करने के लिए जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है, उस पर इजहार तशवीश किया है। सवाल ये है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी अचानक अचानक ये ऑर्डिनेंस जारी करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने की? जी देखिए, उसमें आपने देखा कि दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने देखा कि उसके अंदर ये है कि जो आपकी हेयरिंग्स हैं वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिसमें केसेस लगते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर नहीं होता ऐसा तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई कोजेंट रीजंस होने चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि उसमें यह भी है कि सुओ मोटो जहां पे भी एक्सरसाइज होता है तो उसके रीजंस तफसीली तौर पे रिकॉर्ड होने चाहिए कि ये 184(3) का सुओ मोटो का थ्रेशोल्ड किस तरह मीट करता है। इसी तरह बात हुई कि ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए। और आपने देखा है कि आज भी जो बेंच फॉर्मेशन का तरीकाकार है वो हमने ही जो 2022 में एक बिल लाए थे और एक्ट की सूरत अख्तियार किया था, और उस टाइम पे भी लोगों ने स्टे लिया था, जिसमें हमने चीफ जस्टिस की पावर को थोड़ा कम करके, इंस्टीट्यूशनलाइज करके उसको 3 जजेस का फैसला बना दिया था कि बेंच फॉर्म होने चाहिए। वो फैसला आज भी बरकरार है। सिर्फ जो उसके तीसरे रुकन है उस बेंच के, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि दीगर जजेस को मौका मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट के कि वो उस कमेटी का हिस्सा बन सके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी इस मैकेनिज्म की, बेंच फॉर्मेशन की, वो आज भी कायम है। अच्छा, लेकिन जो आपने अभी ये जो चेंज की है कमेटी की फॉर्मेशन के लिए, इससे तो वो जो आपकी रूह थी जिसका अभी आपने जिक्र किया 2022 में जब आप ये बिल लेके आए थे कि चीफ जस्टिस के पास पावर ना हो बल्कि कमेटी के पास हो, तो अब पावर तो दोबारा फिर चीफ जस्टिस के पास नहीं चली गई? नहीं सर, देखिए आज भी पावर तो कमेटी के पास है। आज भी 3 जजेस ही हैं, नहीं, एक चीफ देखें, जस्टिस होंगे, कमेटी एक की नेक्स्ट सीनियर मोस्ट फॉर्मेशन की जज हैं जो सुप्रीम पावर कोर्ट है, के, और उसके बाद तीसरे जो जज हैं कमेटी की वो
कमेटी की फॉर्मेशन की पावर तो चीफ जस्टिस के पास चलेगी ना, किस किस्म की बनेगी? जो तीसरा जज नॉमिनेट करना है वो चीफ जस्टिस ने करना है। पहले थे कि 2 सीनियर आफ्टर चीफ जस्टिस, अब 1 सीनियर और 1 चीफ जस्टिस का नॉमिनेटेड। तो पावर बैलेंस जो है वो चीफ जस्टिस के हक में हो गया है इस तरमीम के बाद, जिस पे लोगों का ज़्यादा एतराज़ है। नहीं देखिए, हाँ जी, उसमें अभी भी है तो कमेटी ही। देखिए, होंगे तो 2 और जजेस, और 2 जजेस दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये 3 जजेस भी फैसला करेंगे कि क्या बेंच बनेगा। तो उससे ये जरूर एक लचक आ जाती है कि दीगर जजेस को मौका मिलेगा टू बी दैट थर्ड मेंबर ऑफ द कमेटी। अभी जिस तरह मैंने देखा है कि एक जज साहब को शायद इस ऑर्डिनेंस के बाद नामजद भी कर दिया गया एज द थर्ड मेंबर, मगर सेकंड मेंबर जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस, वो अभी भी इस कमेटी का हिस्सा है, और आज भी फैसला तो कमेटी ही कर रही है। और वही लोग जो आज आपको याद होगा 2022 के अंदर तो लोग इसके भी खिलाफ होते थे, कहते थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेजिस्लेशन मुकम्मल होने से पहले इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई थी कि जो फर्द वाहिद की ताकत ये ठीक है, उसके बजाय उसको कमेटी की सूरत में डालने के खिलाफ उस टाइम दोनों तो हम तो आज उसी कमेटी को कायम रख रहे हैं, उसके अंदर एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ये बात ठीक है आपकी कि उस वक्त जो इस बिल के मुखालिफ थे आज वो इस बिल को कायम रखना चाहते हैं इसी सूरत में, और जो लाए थे उन्होंने बदल दिया है। मुझे ये बताइएगा, अगर चीफ जस्टिस इस कमेटी के हेड हैं तो आप ये काम, और उनको नॉमिनेट करने का इख्तियार भी आपने दे दिया है, तो ये काम आप पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए भी कर सकते थे। ये फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाने की जल्दी क्या थी? सवाल मेरा ये है। नहीं देखिए, अब्सार साहब, उसमें सिर्फ ये चीज तो नहीं है, उसमें दीगर और भी चीजें हैं जिसको सब मानते हैं कि होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आम आवाम तो एक्ट में भी आ सकती थी सारी चीजें। कहते हैं कि बिला वजह आउट ऑफ टर्न केसेस सामने आ जाते हैं। नहीं, एक्ट में भी आएंगी। देखिए, एक्ट को रिप्लेस तो नहीं किया ना, सिर्फ ये हुआ है कि ये जो मेजर्स हैं जिसको हुकूमत बॉडी समझती है, जल्दी जस्टिस की डिस्पेंसेशन जल्दी क्या थी ऑर्डिनेंस लाने की, मगर जब नहीं देखिए सर, नहीं मिसाल के तौर पे नहीं, देखिए उसमें सिर्फ ये है कि आज से ही फिर ऐसा होगा कि जिसकी बारी जिसके केस की है वो आज से लग सकेगा। अब जब असेंबली इन सेशन आएगी तो ये बतौर बिल भी पेश होगा, ये दोनों हाउसेस से भी पास होगा। ऑर्डिनेंस तो सिर्फ उसको एक इफेक्टिव पहले कर देता है, इमीडिएट सी दे देता है, मगर ये बिल तो पेश होंगे और असेंबली और सेनेट दोनों से पास होंगे, और पास होंगे तभी परमानेंट लॉ बनेगा। मगर ये जरूर है कि आज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, एक एतराज़ ये आ रहा है कि आपने लॉर्ड जुडिशरी को तो ठीक करने के लिए कोई रिफॉर्म्स की नहीं है, हाई कोर्ट्स को ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स की नहीं है, और सीधे ही आपने आईनी अदालत पे चले गए रिफॉर्म्स करने के बहाने से। क्या ये तरतीब दुरुस्त है? जी साहब, देखिए, एक तो जहां तक आईनी अदालत की बात है वो तो एक आईनी तरमीम से जुड़ी हुई बात है, और जो इस तरह की लार्जर लेवल चीजें होती हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जी, मैं कि आइन it deals with matters of law and the structure of the state at the higher level. ये practice and procedure bill specifically सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मगर आपने देखा होगा कि जब सोमवार के दिन आजम तारड़ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो एक और तरमीम भी ला रहे हैं जुडिशरी के हवाले से, विच डील स्पेसिफिकली विद ट्रायल कोर्ट्स, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कचहरीज हैं, जो आपकी सूबाई और जिले सतह पे कचहरियां हैं, कि वहां पे किस तरीके से दीगर रिफॉर्म्स के जरिए इसकी पेनल्टीज भी लगाना या कोई अकाउंटेबिलिटी रखना कि अगर केसेस जो हैं वो बिला वजह ड्रैग करें, सिविल जो आपके सिविल कोर्ट्स में केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो उसके हवाले से भी पूरा एक पैकेज तैयार हो रहा है जो लेजिस्लेशन की सूरत में तैयार हो रहा है, और वो भी कौमी असेंबली में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। देखते हैं पैकेज वो कब तक तैयार होता है और उससे कितने तनाज़ा जन्म लेते हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस इशू कवानीन की सियासत या सियासत के कवानीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और इस वक्त हॉट इशू, और हमारा आज का हॉट इशू है कवानीन की सियासत या सियासत के कवानीन। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, माहिर कानून, नौजवान लेकिन बहुत ही काबिल। सलाहुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सियासत चल रही है कानून के नाम पर, जाहिर है पहले भी चलती रहती है, और सियासतदान होते ही कानून बनाने के लिए हैं। ये बताइएगा, आपने एक बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया है जो लेकिन अंग्रेज़ी में था, सब लोगों की समझ में नहीं आया, और वो उससे रिलेटेड आजकल जो कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अमेंड करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस आया, और उसमें उन्होंने जो तीसरा मेंबर है
उसको नॉमिनेट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज तनकीद भी की है। तो ये बताइएगा कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? जी अब्सार साहब देखें, मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मैं PMLN की तरफ से वकील था और मैंने उनका मुद्दा सामने इसलिए किया था क्योंकि मैं उससे इत्तेफाक करता था कि मेरी राय में चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस की ये अकलौती की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से बेंचेस तश्कील करे और अपनी मर्ज़ी से केसेस उनके सामने फ़िक्स करे। उस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, एक एकेडमिक है यासिर कुरैशी साहब और बासिम रज़ा साहब वकील हैं, उनके साथ लिखा था, जिसमें हमने 2000 केसेस का पिछले 6 साल में जायज़ा लिया था कि किस तरह मुख्तलिफ चीफ जस्टिसेस मुख्तलिफ औकात में वो अहम सियासी केसेस को अपनी मर्ज़ी के बेंचेस के सामने लगाते हैं और हर चीफ जस्टिस के फेवरेट्स रहे हैं, जिसमें किसी एक बंदे को साल में 25 अहम सियासी मुकदमात में बिठाया जाता है तो किसी एक जज को बिल्कुल शामिल ही नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस पे एतराज़ किया था। तो मैं समझता हूँ वो बहुत उस वक्त जो PMLN का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ था कि ये चीफ जस्टिसेस के हाथ से पिक एंड चूज़ की पावर ले लें और वो पावर जो है वो शेयर की जाए, जो सीनियर मोस्ट और सेकंड सीनियर जज हैं, तो टॉप 3 का पैनल बनाया जाए और वो 3 फिर फैसला करें कि केसेस कहाँ फिक्स होने। आपकी बात सुनी भी गई। अब उसके बाद ये हुआ, हमने देखा इस मुल्क में एक अजीब सी कैफियत तारी है। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि क्या आप बीइंग ए सीनियर एडवोकेट और आप ज़ाहिर है लॉ फ्रेटर्निटी से हैं, क्या पार्लियामेंट का कानून बनाने का इख्तियार, कानून वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, क्या पार्लियामेंट से उसका कानून बनाने का इख्तियार लिया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कानून को कानून बनाने का पार्लियामेंट को इख्तियार है। अब नेचुरली उस वक्त भी यही बात हुई थी कि अगर पार्लियामेंट एक बुरा कानून बना देती है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, तो फिर नेचुरली उसकी नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको कालेदम करार दे सकती है। अब ये जो कानून है ये तो कंप्लीट एक यू टर्न है, क्योंकि अगर आप पहले कहते थे कि चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होना चाहिए और इसीलिए आपने 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल बनाया था, तो फिर अब तीसरे नंबर के जज को हटा के एक ऐसे आपने ये लिख दिया कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कभी भी किसी को भी नामजद कर सकती है और किसी जज को चेंज भी कर सकती है, तो फिर आपने चीफ जस्टिस को दोबारा मास्टर ऑफ द रोस्टर बना दिया। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दूसरी तरफ से जो लोग जी बात पूरी करें आप। जी, दूसरी तरफ से भी जो लोग कहते थे कि नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर बंदयाल साहब थे तो अच्छे थे, तो फिर उनको जवाब ये है कि फिर फाइज ईसा साहब भी मास्टर ऑफ द रोस्टर हों तो अच्छे, आपको अच्छे क्यों नहीं लगते? देखिए, बात ये है जो असूली मौक़िफ़ है उसको शख्सियात को देख के या अपनी आर्जी तौर पे सहूलत देख के बदलना नहीं चाहिए। अगर एक अच्छा ये बाकी सियासी जमातें तो इधर उधर शिफ्ट करती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो स्वैपिंग ऑफ पोजीशंस है, जैसे आपने अभी बताया है कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर की मुखालफत कर रहे थे वो अब उसके हक में हो गए हैं और जो हक में थे वो मुखालिफ हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? शख्सियात, इसकी वजह ऑब्वियसली परसेप्शन, पहले परसेप्शन PTI का ये था कि बंदयाल साहब हमारे हक में हैं तो इसलिए उनकी मास्टरी ऑफ द रोस्टर कायम रखनी चाहिए।
अब शायद हुकूमत को ये फीलिंग है, वरना ऑर्डिनेंस भी ज़रा इसमें क्या ज़रूरत थी कि भाई पार्लियामेंट का सेशन आप कॉल नहीं कर सकते थे, अचानक आपको ऑर्डिनेंस बनाने की क्या ज़रूरत पाई। तो ये चीज़ें देखें, सियासी जमातों से तो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी पॉलिटिकल परसेप्शंस की बुनियाद पे अपना स्टांस चेंज भी करते हैं, मगर मैं समझता हूँ एटलीस्ट अदलिया में और जो भी कम से कम न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स या वकला हैं, उनकी तरफ से एक क्लियर स्टांस होना चाहिए। मेरी राय में तो मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को पहले भी बनाना गलत था और अभी भी बनाना गलत है। अच्छा, आपने परसेप्शन की बात की है, तो ज़ाहिर है सियासी जमातें तो परसेप्शन पे चलती हैं, और ऑर्डिनेंस भी अगर उन्होंने जारी किया है तो कानून में, आइन में उसकी गुंजाइश है तो जारी किया है ना, उस पर हम उसके अच्छे या बुरे होने पर तो बहस कर सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि इसके अलावा वजह से खाली परसेप्शन पे तो नहीं ये चल रहा है ना, असल वजह क्या है पीछे? देखें, जो मकसद ये ऑर्डिनेंस जारी करने का वो नज़र, और उसमें इतनी अर्जेंसी में जारी करने का मकसद तो यही नज़र आता है कि हुकूमत ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि पावर शेयरिंग तब अच्छी है कि जब मैं मेजॉरिटी में हूं, मगर पावर शेयरिंग तब बुरी है अगर मेरी माइनॉरिटी बन जाए। आपका स्टांस कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर ठीक है, कभी कभार आप मेजॉरिटी में होते हैं, कभी कभार आप डिसेंट में होते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि रूल्स ऑफ द गेम हर बार तब्दील किए जाएं जब आपकी मेजॉरिटी चेंज हो जाए। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज इजहार तशवीश किया है इस ऑर्डिनेंस पे, क्या वजह है, क्यों किया उन्होंने एतराज़? देखिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये बड़ा अच्छा उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट बार का माजी में भी यही स्टांस रहा है कि चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद नहीं होनी चाहिए कि केसेस कहाँ फिक्स हों। इस तरमीम के तहत उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस का वही रोल बना दिया है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले जो रोल था। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए DHE की मशीनरी भी मंगवा ली है कि वो ज़मीन हमवार कर दें यहाँ इस्लाम। तो मतलब ये क्या है, दोनों तरफ खेलते हैं हर कोई अपने अपने मफादात के लिए। तो हम देखें, अब हाउसिंग सोसाइटी की डिटेल्स, देखिए हाउसिंग सोसाइटी की डिटेल से मैं वाकिफ तो नहीं हूँ कि क्या वहाँ इशू है, ना ही मेरा कोई वहाँ प्लॉट है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। मगर चलें, आप मुझे ये बताइएगा, मगर जहाँ तक इस इशू पे कम से कम स्टांस सही है। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आईनी अदालत के लिए सबसे बड़ी तरमीम तो हो रही है ना, तो आईनी अदालत की जरूरत है कि नहीं है आपके ख्याल में? मेरी राय में तो आईनी अदालत की कतन ज़रूरत नहीं है। इस्लाहात की अदलिया में ज़रूरत बिल्कुल है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, जहाँ 25 लाख केसेस पेंडिंग हैं। 3.5 लाख 4 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा हैं, वहाँ उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे ज़रूरत है, और तीसरी जो स्टेज है वो सुप्रीम कोर्ट में है। जो ये आईनी अदालत बनाई जा रही है, अव्वल तो उसका मकसद एटलीस्ट जो मुसव्वदा जो सामने आया है उसमें तो जो तकर्रुरी का भी तरीक़ेकार है उस पर काफ़ी बात हो चुकी है। वो बेसिकली तरीक़ेकार ये है कि नई आईनी अदालत को हुकूमत के ताबे किया जाए, तो वो तो सरासर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। मगर दूसरी बात, जो ये आईनी अदालत की तजवीज़ भी है, वो एक अनवर्केबल और इनप्रैक्टिकल तजवीज़ है। बाकी जिन ममालिक का जिक्र किया जाता है कि वहाँ आईनी अदालतें हैं, वहाँ नीचे से ऊपर तक एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। वहाँ नीचे
ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, और फिर तीसरी स्ट्रीम जो है वो आईनी अदालतों की है। तो वो 3 पैरेलल स्ट्रीमें चलती हैं। आप एक मुकदमा जो है 2 जगह नहीं फाइल करते, आप डिफरेंट मुकदमे फाइल करते हैं। हमारे यहाँ इन्होंने ये किया है कि आधा तीतर होगा और आधा बटेर होगा, कि नीचे सारी यूनिफाइड चल रही होंगी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लेवल पे जाएंगे तो फिर मुकदमे को चीर देंगे, आधा फैसला इधर हो रहा होगा, आधा फैसला उधर होगा। उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, लिटिगेशन मजीद डिले होगी। लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करके उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की रुख करेंगे कि अच्छा एक हमारा आईनी नुक्ता भी है। तो इससे मजीद डिलेज बढ़ेंगी, इससे किसी को कोई सहूलत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब हमसे बात करने का। और वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल जो टेक वॉरफेयर पे है। टेक वॉरफेयर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है और किस किस तरह इंसान को हिट कर सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज का एडिटोरियल मुझे याद आ रहा है कि चले मुझे क्या याद आ रहा है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताएं कि टेक वॉरफेयर, साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है और जंग में किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मुजाहरा हमने देखा लेबनान और बैरूत में जो मंगल गुजरा है 4-5 दिन पहले वहाँ पे इसराइल ने हाईटेक वॉरफेयर का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। और पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ जो वहाँ हिजबुल्लाह के लोग उठा के फिर रहे थे वो अचानक फटना शुरू हो गए, उससे 27 अफराद हलाक हो गए, 3400 ज़ख्मी हुए। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी आँखों के इतने ज़ख्म नहीं देखे। मैं और बीबीसी को बात करते, बीबीसी अरबिक को उन्होंने बात करते हुए बताया कि मैंने इतने लोगों की आंखें निकाली हैं उस दिन कि मेरा दिल आज तक इस चीज़ पे यकीन नहीं कर सका, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और मैं ये सोच रहा था, जो मैंने आपको शुरू में बताया, मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये होती है 5th जनरेशन वॉरफेयर। और एक हमारे यहाँ थी 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसमें हमने अपने नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को गालियाँ देना सिखाया। हमने कहा लोगों पे झूठे इल्ज़ामात लगाओ, नफ़रत फैलाओ, एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात करो, एक दूसरे की इज़्ज़त को खाक में मिलाओ। लेकिन उस वक्त दुनिया क्या कर रही थी, इसराइल क्या कर रहा था, वो उस वक्त अपने बच्चों को ये हाईटेक वॉरफेयर पढ़ा रहा था। और अब आने वाला वक्त कैसा होगा, आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आ रही है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुश्मन को ज़ेर किया जा सकेगा, शिकस्त दी जा सकेगी। और इतनी आसानी से जो आपके सामने हुआ कि वो जो डिवाइसेस थे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, दरमियान में इजराइल ने वो कंसाइनमेंट कब्ज़े में ले ली, उसमें एक्सप्लोसिव फिट किया डिवाइस पे और दोबारा भिजवा दी। और जब उसका दिल किया उस वक्त उसने अपनी किसी एक कंप्यूटर के ज़रिए एक बटन दबाया और तमाम जगहों पे ये धमाके हुए जो मैंने आपको बताया कि 27 अफराद हलाक हो गया, 3400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। तो तकरीबन 3,500-4 हज़ार जगहों पे एक वक्त में धमाके किए, वॉकी टॉकीज़ में भी धमाके किए। तो हमारे मोबाइल फ़ोन ये कब फट जाएगा, अब हमें इसका ख़तरा रहेगा। तो ये जो हाई टेक है ये इस पे ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी एतराज़ किया है कि ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों को वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसराइल को पहले यूनाइटेड नेशन की किस करारदाद की या किस हुक्म की परवाह थी जो इसकी करेगा। मेरा मैसेज ये है हमारे पॉलिसी साज़ों को कि इस पर काम करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कम से कम अपनी हिफाजत पे। बच्चों को गालियाँ ना सिखाएं, बच्चों को दूसरों के बारे में नफ़रत फैलाना ना सिखाएं, बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाएं, उनको पढ़ाएं ताकि वो भी हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सके। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।